आपत्ति क्या है आचार्य? मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। ये तो शालीनता में ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ। चलूं, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं। भीष्म, लेकिन मैं इनकी बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा के दिन राजधानी अवश्य पहुंच जाएंगे। आपने सही बात बताई। अच्छा कीजिए, गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिनों कहाँ मिलेगा। आचार्य द्रोण आपके लिए रथ आएगा और मैं आपकी प्रतीक्षा। कृपी, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया मुझे। क्योंकि सोचने के बाद तुम हाँ नहीं कर पाते। लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। हाँ, जानती हूँ। अन्न और वस्त्र की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। खुद सम्मान से जी सकेंगे और तुम अपना बदला भी ले सकोगे। हाँ, पद से बदला, पद का नाश किए बगैर मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, जिनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। हाँ, जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या कर लूंगा। फिर भी मैं तैयार हूं। ऐसा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन हो सकता है? चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मैं एकलव्य। तुम मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए। लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। पहली बार नहीं आचार्य, दूसरी बार। झूठ बोलते हो। क्या मैं 10 वर्ष पहले आपका शिष्य बनना नहीं चाहते? मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा आचार्य? तब आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। ठीक ही किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ही है। क्या ये सच है? हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। क्या जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा प्रकृति ने दी थी? लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है। तो फिर मैं क्या करूं? आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती, उस व्यवस्था में विश्वास करके ही जिया जा सकता है एकलव्य। परंतु तुमने इतनी विद्या सीख कहां से ली? इतनी विद्या तो मेरे इस प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। ये सब आपकी कृपा है आचार्य। तुम मुझे बेकार ही महत्व दे रहे हो। नहीं आचार्य, मैंने आपका पुतला बनाया और उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। गुरु के बिना भी इतना ज्ञान? तुम धन्य हो एकलव्य। क्या ये संभव है गुरुदेव? जो देख रहा हूं उसे ठुकराया तो नहीं जा सकता। आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या की लाज भी आचार्य। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। लेकिन किस आधार से? मैंने तुम्हें दिया क्या? प्रेरणा। ये तुम्हारी शालीनता है एकलव्य। चाहे जो हो, मैंने अब सिद्ध कर दिया है कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं। क्या आपको मेरी गुरु दक्षिणा नहीं स्वीकार? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब तुम जिद करते हो तो, लेकिन तुम दे भी सको। आप मांगिए तो। रहने दो, तुम न दे सकोगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु और कौरवों का बेटा भले ही ना हो, व्याघ्रराज का पुत्र तो हूं ही मैं। आप कहें तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में रखो। धन नहीं चाहिए मुझे। तो
मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुख देगी। प्राणों से तो अधिक नहीं लेगी। तो ठीक है, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अंगूठा? ये आपने क्या मांग लिया आचार्य? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं श्राप? फिर मांगने के लिए क्यों कहा? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? तो दक्षिणा तो मैं दूंगा ही आचार्य, लेकिन एक प्रश्न पूछूं। ऐसा प्रश्न? क्या आप अपने इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या कभी भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। फिर आपने मुझसे ये अंगूठा कैसे मांग लिया आचार्य? क्या अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? तो मत दो, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं। वैसी बात नहीं है आचार्य। गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा। पूजा की सामग्री लेकर मैं अभी आया। गुरुदेव, आपकी यह कुर्ता समझ में नहीं आई। क्यों? एक लफ्ज से अंगूठा क्यों मांगा आपने? धर्म की व्यवस्था के लिए। जानते नहीं, इन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। पर आपने शिक्षा दी कहाँ? आपको गुरुदक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया? एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो अर्जुन? कल धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। एकलव्य से अंगूठा छीन कर मैंने सारी संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, समझे? पर यह अन्याय है गुरुदेव। देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों की कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को मारने से पहले ही कुचल दिया। हाँ हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? कैसी चुनौती? वो ये सिद्ध करना चाहता था कि मेरी सहायता के बिना भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। इतिहास तो कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा, लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा आपको गुरुदेव। तुम कह रहे हो, कम से कम तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन क्यों? क्योंकि यही एकलव्य आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। तो बनने देते। मैं उससे जीतने के लिए और अधिक विद्या सीखा। नहीं अर्जुन नहीं, उसकी विद्या स्वयंभू है। तुम उसके सामने ठहर भी नहीं सकते। क्या रहते? हाँ, मेरे रहते उस एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान करा दी है। क्या इसीलिए आपने? तुम्हें याद है? तुम्हें याद है? एक बार बहुत प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि इस पृथ्वी पर तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। आज मैं अपना वो वचन पूरा कर रहा हूं। पर यह अन्याय है गुरुदेव, अन्याय। उस पर भी और मुझ पर भी। तुम पर क्यों? क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूं। भविष्य में जब कोई मुझे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, तो उस समय एकलव्य के गरम खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी इस अपराध भावना को कभी जीत नहीं सकूंगा। मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो अर्जुन। गुरुदेव, अभी भी समय है।
अभी भी समय है गुरुदेव। चाहिए एकलव्य का मान कीजिए। मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। चुप रहो, मुझे मेरे वचन का पालन करने दो, मुझे अपने राजकीय कर्तव्य का पालन करने दो। नहीं गुरुदेव, नहीं। चुप रहो, वो देखो एकलव्य आ रहा है। यह रही आपकी गुरु दक्षिणा। शुक्ला? हाँ, मैं लीला बोल रही हूँ। नहीं, प्रिंसिपल साहब अभी लौटे नहीं है। क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है? पर मैं तो परसों ही शॉपिंग कर आई थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग नैनीताल जा रहे हैं? अच्छा, मिस्टर शुक्ला दौरे पर जा रहे हैं? हाँ, वो आइए। अपनी गाड़ी में जा रही है कि सरकार को? भाई बड़ी मौज रहती है आप लोगों की। हाँ, आपकी क्यों नहीं? जरूर खिंचाई करेंगे तो सरकार की। अरे पुलिस वाले की बीवी है तो क्या हुआ? हाँ, सुदीप पास हो गया है, मेरिट में फर्स्ट आया है। अच्छा, 100 आपके साथ में कितनी कटौती कर ली आपने? मैं तो सब कुछ चीज चाहती हूँ। नहीं, आप ही करिए। मैं चुप रह सकती हूँ। अच्छा। सुदीप की चिट्ठी आई। रख दो, पढ़ लूंगा। अरे पढ़ो भी, मेरिट में फर्स्ट आया है मेरा बेटा। तो मैं क्या करूं? मैं फर्स्ट आने में कुछ नहीं होता। होता है तो जाकर पूरे शहर में मिठाइयां बांटो। उसमें बांटते रहते। बांटो नहीं तो और क्या करूं? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो बन गया हूं। इसमें बुरा क्या है? हाँ, बहुत बड़ा राज सिंहासन मिल गया है ना। अरे एक दिन तो चैन की सांस में रोज कोई ना कोई परेशानी। इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा? तो क्या मर जाऊं? क्या प्रिंसिपल तो तुम सुनी नहीं? हर आदमी मुझे बेईमान और मौका परस्त समझता है। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। क्या हो गया यार? प्रिंसिपल बनने के बाद से जाने तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया मुझे? किसी काम के आदमी नहीं रहे। जब देखो तब मुंह लटकाए रहते हो। और बनाओ प्रिंसिपल। हकीकत ही छोड़ा मुझे। आखिर बात क्या हो गई? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। अब बताओगे भी क्या चमगादड़ों की तरह मुंह लटकाए रहोगे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या किसी ने कोई गर्लफ्रेंड बातें होती? इसकी तो आदत हो गई। किसी लेक्चरर ने बदतमीजी की? उससे बात कौन करता है? तो फिर बात क्या हो गई? अब कैसे तू मानने वाली बात है। लेकिन कहोगे भी? सुनोगे? सुन भी सकोगे? राजकुमार ने कॉलेज की एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की। बलात्कार? किस लड़की पर? अनुराधा पर। इतनी नीचा कर? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे ही कारण राजकुमार आज कॉलेज में। ये घटना हुई कहाँ? और कहा वही कॉलेज में। लेकिन ये कॉलेज में संभव है, वो भी तुम्हारे रहते हुए। ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। जब किस्मत ही टूटी हुई तो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो इतना सच है कि भाई काम के लिए। लेकिन ये घटना हुई कैसे? कॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचा देखा है? वही 4 बजे लड़के कॉलेज से जा चुके थे। मैंने सोचा आप भी नहीं कर लूँ देखो। तो मैच के पास पहुंचे ही था, एक लड़की की भयानक चीख सुनाई पड़ी। मैं दौड़ा, देखा तो राजकुमार अनुराधा वो छटपटा रही थी। इट वॉज हॉरिबल। मैंने उसे ललकारा, भाग गया साला। इमेजिन माय स्टेट ऑफ माइंड। सब बहुत दुखद है। और ये लड़की बगीचे में अकेले कर क्या रही थी? किसी का इंतजार कर रही थी। किसका? उसने बस ये नाम नहीं बताया। हो सकता है किसी प्रेमी का इंतजार कर रही हो। तो कौन सा पाप कर रही थी? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसका रेप कर दिया जाए। रोकोगे तो भी कहूंगी, पूरी घटना के लिए तुम कहाँ जिम्मेदार हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं करता प्रिंसिपल ना होता तो उस बदमाश की इतनी हिम्मत हो सकती थी? फिर भी इसमें तुम्हारा क्या दोष? जिसने किया है वो भुगतेगा। फोन करने से
ऐसा ट्रेजेडी है तू पूरी है अदालत बंद कर दी मुझे ही बैठ तो क्या उसने गिफ्ट कर दी है क्यों नहीं करेगी और अगर ना भी कर दी तो क्या मुझे नामर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए तो क्या मोहम्मद भूल पकड़ेगा इस बार तो बहुत डर होगा पूरे विद्यार्थियों में फैल जाएगी लड़के उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कहेंगे पुलिस केस बन जाए और अगर तू भी कॉलेज में हुआ तो पिछली बार का बदला जरूर देगा पर वो कॉलेज में है कहाँ? अरे उसके कॉलेज में ना होने से क्या होता है उसके साथी तो है ना याद है इन लड़कों पर हमने पुलिस के डंडे बरसाए क्योंकि अगवा लोगों को कॉलेज से बाहर निकाला था जाके चुप बैठेंगे सबके सामने झूठ बोला था क्या वे मुझे माफ कर देंगे रिपोर्ट करवा दो। असंभव पूरी घटना मेरी आंखों के सामने हुई सच पूरा भयानक रूप से सच है मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा लेकिन सच बोलने का मतलब चाहती हूँ तुम तो चुप ही रहो मैं सोचता बलात्कार की बात तुम दिल मिला जाओ राजकुमार को सख्त से सख्त सजा देने के लिए मुझे विवश कर दूंगी पर उल्टे तुम क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार डाला है और प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तब निकाल दे दो नौकरी 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 जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम करो अरविंद। क्या काम उस लड़की को समझाओ तो बोलो बात फैलेगी तो बदनामी बुद्धि की होगी चुप रहना ज्यादा अच्छा है अगर समझाने से काम चल जाए तो बगला बचाने से फायदा लगता है ठीक है तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा मैं कहता हूँ तुम चुप रहो आप मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म करने को उचित नहीं समझा। ये तो बस आगे क्यों रहा है आपसे कितने परेशान हूँ कह रहे थे कि आप भी कितने परेशान होंगे क्या आपको कॉलेज से सीधे मेरे घर नहीं आना चाहिए लेकिन नहीं आपको फुर्सत कहाँ थी आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखवाने में लगे उसने रिपोर्ट को दी और आपने मना भी तो नहीं किया क्या ये इसका अधिकार नहीं था उसे समझाना भी तो आपका कर्तव्य था। अगर आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तो आप क्या करते मिस्टर अरविंद बेटा जाओ मतलब साफ है आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। आप चाहे जो समझे सुना है आप और राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं एक्शन नहीं लूंगा तो लड़की मुझे फाड़ देगी आपको क्या बताऊं मैं अपने लड़के की हरकत से कितना दुखी हूँ कोई बात होगा तो उससे अपने किए की सजा भुगतने दीजिए और कोई दूसरा समय होता तो मैं आपकी बात मान लेता लेकिन इस समय नहीं क्यों और आपसे क्या छुपाऊं मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही मेरी इमेज नहीं बिगड़ना चाहिए तो राजकुमार को कॉलेज से रेस्टिकेट करा दीजिए आपकी इमेज खबर पर के सामने आ जाएगी पर मार की राजनीति के बेरुखा मिला मिस्टर अरविंद तो आप क्या चाहते हैं यही कि लड़के को बेदाग बचाना भी है मंत्री भी बनना है मुझे आप नहीं जानते अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कर जाती है सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी लेकिन ऐसा मौका ही तो आने देते हैं जैसा सोचिए इसमें ना आपको बोलना पड़े न दूसरों को नहीं इस बार मैं बोलूंगा जो सच है लगता है आपका धनराज फिर जागरूक लेकिन आप करेंगे वही जो मैं चाहता आप गलत फहमी में हूं मैं लेकिन कल को आप जो कुछ भी कहेंगे उस पर विश्वास कौन करेगा क्यों क्योंकि तब तक आप पुलिस की हिरासत में हैं। मैं जा रहा हूं लेकिन इनका क्या है विरोध केवल विरोध
अरविंद, थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल करूंगा। इस बीच अगर आप मेरी बात मान ले तो अच्छा है। तुमने आखिर ऐसा क्या कर दी जो जेल जाने तक की नौबत आ गई? मुझ पर भरोसा नहीं, फिर भी मैंने कोई गलती नहीं। तब पिछले दिन धंधा तोड़ा था। तुम उसकी हथकंडे नहीं जानते। क्या तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? नहीं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। क्या प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर दोगे कि वो तुम्हें जेल भिजवा दे? जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता, नौकरी भले ले। नौकरी छूटने का मतलब समझते हो? समझता हूं। तुम्हारा ये बंगला छूट जाएगा, ये टेलीफोन कट जाएगा, मुफ्त के चपरासी नहीं रहेंगे, और तुम प्रिंसिपल की बीवी नहीं कहलाओगे। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस समय यहाँ जी सर, यहाँ आने की जरूरत मैं जानना चाहती थी कि क्या? क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? क्या तुम चाहती हो एक्शन निश्चित रूप से हो? नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? माता पिता को सब बता दिया? जी हाँ, क्या कहते? कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। क्यों? सोचते हैं गरीबों का पचड़े में पड़ना ठीक नहीं। लगता है डर गए। क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं? सोचते हैं कल अखबार वालों को मालूम पड़ जाएगा, वे मसालेदार ढंग से खबरें छापेंगे, लोग घिनौने ढंग से उसका मजा लेंगे, और जो कुछ ना हुआ वो भी मेरे मत्थे मरा जाएगा। क्या वे सबकी इज्जत का हमला नहीं समझते? क्या उनकी आत्मा तिलमिलाई नहीं? क्या वे मनुष्य नहीं है? पर क्या कर सकते हैं? मुझ पर थूको, पच से थूको। हो क्या क्या? मुझे क्या हो सकता है? मेरी चमड़ी तो अब गेंडे की तरह मोटी हो गई। मैं जानता हूं, सड़े गले मकान का मतलब अब गिरने ही वाला। अपनी आंखें खोल कर रोटियां खा रहा हूं। सुनोगी? सुन भी सकोगे उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपयों के गबन का आरोप। खबर? हाँ, ग्रांट के रुपयों का गबन। कल तक सब कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, एडजस्टमेंट, लेकिन आज गबन। कैसे अंडरस्टैंडिंग? कैसे एडजस्टमेंट? आखिर इस कमीने शिक्षण शास्त्री ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी, साथ ही लेन देन का व्यवसाय भी करता है। शिक्षण संस्थाओं के लाखों रुपये ग्रांट का उपयोग ये शिक्षा शास्त्री अपने लेन देन के व्यवसाय में करता है। इस पूंजी से हजारों रुपये कमाकर कॉलेज को वापस लौटा देता है। ये धंधा ना जाने कितने वर्षों से चल रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ। तो क्या तुम्हें? हाँ, मैं नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से नहीं बचा। पिछले हफ्ते इसने फर्नीचर के नाम पे कॉलेज से ग्रांट के 15,000 रुपये उठाए थे। कल लौटाने ही वाला था, लेकिन आज ये घटना हो गई। मैंने विरोध किया, इसलिए गमन, धोखाधड़ी, जालसाजी। इतनी नीचता है? अब क्या करूं लीला? उसने मेरी जीत छीन ली। कल मैं पुलिस हिरासत में होने के बाद चिल्ला चिल्ला कर भी कहता कि इस प्रेसिडेंट के लड़के ने बलात्कार की कोशिश की है, तो कौन मेरा विश्वास करता? अब उस लड़की का क्या होगा? अब क्या होगा? जब अदालत में ही धोखा दे दी तो वो क्या करेगी? हेलो,
क्या कहा? एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? क्या हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? क्या अनुराधा? हाँ, अनुराधा मर गई। मेरी पुतली ने मारा था उसे। उसका विरोध नहीं निकालेगा, कोई खरीद नहीं सका उसे। वो जाते जाते मुझ पर थूक गई, मुझ पर थूक। क्यों लिख रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। सब कुछ जानते हुए तुम ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हो? ऐसी मनस्थिति में नौकरी करना क्या संभव? तब और क्या करो? अभी सोचा नहीं। नौकरी के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? हर बार तुमने एक नई नौकरी करने के लिए ही तो पुरानी नौकरी छोड़ी। हार कर फेंक दो अपना इस्तीफा। तुम ऐसा कहते हो? हाँ, मैं ऐसा कहता। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो इस्तीफा जरूर लिखता, पर थोड़ी देर बाद फाड़ कर फेंक देता। ये जानते हुए कि उस निरपराध लड़की की भूल की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। हाँ, क्योंकि उस लड़की की आत्महत्या के लिए तुम पूरे जिम्मेदार नहीं हो। तू कौन है? 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। लेकिन दगा तो मैंने दिया। इससे क्या होता है? अगर प्रेसिडेंट तुम्हें पुलिस की धमकी ना देता तो क्या तुम अपना निर्णय बदलते? जानते हो, अनुराधा के बाप ने अपना विरोध 5,000 रुपए में बेच दिया। लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी थी। प्रेसिडेंट ने सारे इंतजाम कर रखे थे, इसीलिए तुम नाहक परेशान हो गए। लेकिन मेरी आत्मा आत्मा क्या चीज है? शरीर, केवल शरीर। आत्मा वात्मा सब बकवास। जानते हो, मेरी जवान विधवा पत्नी क्या हो गया उसे? तुम्हारा आचार्य तो कहाँ मर गया था? क्या वो केवल एकलव्य का मुखड़ा कटवाने या सूद पुत्र कहकर कर्म या मेल न करने तक ही सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को क्यों नहीं रोका? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कृपी। जरा अपनी ओर देखो। क्या देखो? साफ तो नहीं कहते? अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर तुम्हें एक हिंसक आनंद मिल रहा था। लेकिन वहां कृपाचार्य, विदुर और भीष्म भी तो थे। वे क्यों चुप रहे? इसके कारणों पर क्यों विचार नहीं करते तुम? वे तो शिक्षक नहीं, आचार्य नहीं। तुमने चुप रहकर शिक्षक को न्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। माँ! चुप रहे। तू क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था, तब तू क्यों चुप रहा? तेरा ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म चिंतन सब क्यों? कहता तो नहीं, द्रौपदी का पूरा शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी। कृपी! चीखो मत, बहुत होता। कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला कर देते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में भी मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। यही बात तुमने 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही कृपी? तो क्या होता? शायद ये घटना ही न घटी। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? जरा याद करो, अवस्थामा छोटा था।
तुमने मुझे द्रुपद के पास भेजा था, भीख मांगने, हाथ फैलाने। पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे। घर में 2 मुट्ठी आटा भी कम रहता। द्रुपद के पास न भेजती तो क्या करती? तुमने मुझे एक क्षण भी चैन से नहीं रहने दिया। दिन रात तुम्हें दारिद्र्य से शिकायत थी। मेरे धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द भी नहीं कहा तुमने। क्या ये सच है माँ? उस दिन की याद तो नहीं करते जिस दिन मैंने अश्वत्थामा को दूध के नाम पर आटे का घोल पिलाया था। वही दिन था, वही दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से आगे बढ़ गई। प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, मुझे राज की अन्न की दास्ता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र और राजकीय सम्मान। तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं रोका? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं दी? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो बोलो कृपी बोलो। राज की अन्न की दास्ता से समझौता करने पर किसने मुझे विवश किया? माँ, तुमने मुझे उस दिन आटे के घोल के बजाय विष क्यों नहीं पिलाया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने माँ? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजकीय अन्न की दास्ता में क्यों ढकेला माँ तुमने? क्यों? उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक करेगा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य जैसे शिष्य का अंगूठा लेना पड़ा। कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। अश्वत्थामा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी बनने ही नहीं दिया। तो फिर मैं सही आदमियों का निर्माण कहां से करता सही आदमियों का निर्माण? लेकिन राजकीय अन्न की दास्ता से मुक्त होने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? नहीं कर पाया क्योंकि उस राज के अन्न की दास्ता मुझे सुरक्षा, मुझे झूठी प्रतिष्ठा, मेरी सुविधाओं के कारण मेरी धार ओथरी हो गई। उसने मेरे अंदर के एक ऐसे इंसान को जगाया जो बदला लेता है, जो अहंकार को इस संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया। मैंने अपने विद्यार्थियों को सब कुछ नहीं दिया। पिताजी, अब इस राजकीय अन्न की दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ सत्य है, जो कुछ न्याय है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते पिताजी? नहीं बेटे, नहीं, अब ये संभव नहीं। बहुत विलंब हो चुका है। अब मुझे उसका ही साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, जो मुझे वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है अश्वत्थामा। पिताजी, द्रौपदी के इस सम्मान का अब क्या परिणाम होगा? युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई विद्या शास्त्रों बलिदान लेगी, जो कि मैंने अपने विद्यार्थियों को शस्त्र चलाने की विद्या दी। मैंने अपने विद्यार्थियों को ऐसा कुछ नहीं दिया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हाँ, जो
मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। वो कोलाहल सुनाई दे रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं। मुझे अपनी नाच की दास्तां में घुटती तो मेरी आत्मा अब मुझे ही गिरस रही है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब कुछ जानता हूं। तुम चंदू के अलावा और सोच भी जा सकते हो। विमलेन, सब कुछ जानते हुए भी चंदू सच क्यों नहीं बोला? लेकिन वो झूठ भी तो नहीं बोला। उसने ये तो नहीं कहा कि प्रेसिडेंट को तुमने ढकेला। उसने सिर्फ कहा हो सकता है, लेकिन वो जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं ढकेला। मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैं अपराधी नहीं हूं। इसके बाद भी वो झूठ बोला। यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न। मरते मरते क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, महाभारत का पत्रवादी द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। घमासान युद्ध, उसने भयानक पद्माकर्मियों की रचना की थी। वो लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच सेना में खुशियां मनाई जा रही है। मुझे बताओ कौन मारा गया? बोलो कौन मारा गया, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे माफ करिए। मुझे समझ अरे कोई बताता क्यों नहीं? कौन मारा गया? युधिष्ठिर, अग्निदेव, तुम मुझे बताओ आज। तुम मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे ये बताओ कौन मारा गया? अश्वत्थामा, हाथी, कर्नल। अश्वत्थामा अवश्य मारा गया, लेकिन वो नर था या अब मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता।
अब मैं ये युद्ध लड़कर क्या करूंगा? क्या करूंगा अब मैं ये युद्ध लड़कर? खड़े खड़े क्या देख रहे हो कृष्ण? काट लो बूढ़े की गर्दन, ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। पिताजी उठिए पिताजी। अर्जुन, तुम जिंदा हो पुत्र? हाँ पिताजी। तुम जिंदा हो? फिर उस युधिष्ठिर ने गुरुदेव, युधिष्ठिर, गुरु दक्षिणा के वचन के बाद भी तुमने झूठ क्यों कहा? तुमने तुमने ठीक किया, तुमने ठीक किया युधिष्ठिर। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरुद्ध लड़ा। तुमने ठीक किया। हाँ, तुमने ठीक किया युधिष्ठिर। राज की अन्य की आस्था ने मुझे ग्रस्त लिया। युधिष्ठिर, अगर तुम झूठ नहीं, अगर तुम सच भी कहते तो ये क्या ये संसार झूठ कहता? तुमने ठीक किया युधिष्ठिर, ठीक किया। मैं इसी का पात्र था। पिताजी, गुरुदेव। फिर झूठ? तुम जानते हो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्या है? Our perpetration is approaching, पर तुम सच नहीं बोलोगे। जानते हो चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तुमने। और किसने? मैंने। तुम उसके लिए कब सच बोले? जब वो परेशान था तब भी सच नहीं बोला। एक शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, मार्कस, पीकू और केल्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते। तुमने उसे क्या दिया? ऐसा कुछ दिया जो उसके जीवन को अर्थ देता? तुम रहकर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया? व्यवस्था ने। तब वोट देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से दिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। क्या मैं शुरू से कमीना था? नहीं। क्या मैंने मार्क्स और केल्स के सिद्धांत से आगे जाकर जीवन के अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? क्या मेरे अंदर आक्रोश नहीं था? छटपटाहट नहीं थी? मैं कब मना करता? तब तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है, जब उसने तय कर दिया तुम उस पर चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधा हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसीलिए विरोध मत करो, सब
विरोध बकवास। व्यवस्था अगर तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर पैदा मत करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। राजकुमार आत्मबलि, यही निष्कर्ष। वचनीय शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, उन्होंने अर्थ खो दिया है। मेरा आत्म बलिदान बेवकूफ, जानता है मेरी पत्नी कहाँ है? मैं कैसे जानूं? वो शहर छोड़कर चली गई उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी निगाह से बचने के लिए, उसकी टपकती लाल से बचने के लिए। इसके बाद भी तू आत्म बलिदान जैसी भाषा का व्यभिचार करता है, शर्म नहीं आती? नहीं, ये झूठ है। नहीं, ये सच है। आगे मत बोल। जानता है तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पीटा हुआ, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूठ सा बहता हुआ, सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था की लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज का द्रोणाचार्य। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, मैं अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। बकवास! तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में उसका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर? तू द्रोणाचार्य है। नहीं, 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 नहीं। हाँ, तू द्रोणाचार्य है। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। और अलका दुबे दीवान के लिए मैं क्या कहूँ? कोई भी काम मैंने उसे कह दिया और उसे उस काम को करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो हमेशा आके खड़ी हो जाती है हमारे साथ। और आपने देखा कि मंच पर भी और मंच परे भी वो बहुत काम कर रही थी। और इस प्रकार मेरी ये जो पूरी टीम है, विजय श्रीवास्तव तबीयत खराब होने के बाद भी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना अभिनय किया है। वरिष्ठ कलाकार हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं कौर द्रोणाचार्य से। बरेली भी हमारे साथ बैठे और करते आ रहे हैं। और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जितना मुझसे बन सका मैंने यहाँ पर अपना अच्छे से परफॉर्म हम लोग कर सके इसकी कोशिश की है। आप जैसे प्रबुद्ध दर्शक गिरीश पंकज व्यास से निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर बहुत धन्यवाद। वर्षों बाद इस नाटक को देख करके बैठे बैठे सोच रहा था, कई बार क्या है, जो साहित्य की रचनाएं होती हैं वो समय के साथ कुछ तो पुरानी पड़ जाती है, लेकिन कुछ कृतियाँ समय के साथ बहुत नवीन हो जाती हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि कोई नित्य नवीन होता है, दरअसल वही सुंदर होता है। यह नाटक भी उसी परंपरा का है। 55 साल लगभग पहले लिखा गया नाटक। आज भी हम उसको देखते हैं तो भाव हो जाते हैं। द्रोणाचार्य से लेकर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, दोनों का
इसी तरह से सांस्कृतिक आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गामी और जलील मिश्री जी, वर्षों से उनका मेरा आत्मीय संबंध लगभग सारी प्रस्तुतियों में रहा है। जब मैंने अभिनय करना शुरू किया तब से अब जब निर्देशन कर रहा हूँ तब पुरातन और आधुनिक युग, इसके बीच डॉक्टर शंकर श्रेष्ठ ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, छत्तीसगढ़ के बेहतरीन श्रेष्ठ नाटककारों में शंकर श्रेष्ठ का नाम शुमार होता है। मैं सारी टीम को बधाई दूंगा। इसके पहली प्रस्तुति को भी मैंने देखा है और आज नए नए परिवेश में इस प्रस्तुति को भी मैंने देखा है। उस समय की कुंठा, उस समय की वितृष्णा, उस समय के शिक्षा को लेकर असमानता और आज मतलब हम कैसे पुरातन को आधुनिक से जोड़ पाए और उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचान पाए, ये नाटक यही बात कहता है। पूरी टीम को और श्रीमती नूतन नसीर को हृदय से हार्दिक बधाइयाँ कि वो लगातार इस तरह के रंग आयोजनों को सक्रिय रखें, क्योंकि नाटक के बारे में कहा जाता है नाटक का भाव में ही जिंदा रहता है। उसको जब संसाधन मिल जाते हैं तो सुविधा भोगी हो जाता है। तो नाटक का भाव में ही जिंदा रहेगा। हमें रिहर्सल की तकलीफ हो, प्रॉपर्टी की तकलीफ हो, म्यूजिक की तकलीफ हो, लेकिन जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ करके, अपने साथियों को इकट्ठा करके इस हिंदी रंगमंच को और भारतीय रंगमंच को हम सब जिंदा रखेंगे। वंदे मातरम। जय भारत।